पर नहीं थी जो मुझे रोक पाता इस सिस्टम के अंदर, क्योंकि जब हम आरसीएम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो चैलेंज आना शुरू होता है, यस या नो। पहला चैलेंज क्या आएगा, 4-5-10 लोग मना करेंगे आपको, तो गुस्सा आता है ना कि ये मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार मेरा होके मना कर रहा है मुझे ना, गुस्सा आता है। तो वो सबसे पहला रीजन होता है आरसीएम से दूर जाने का, इस इंडस्ट्री से दूर जाने का। हम जैसे जो हम लोग हैं, जो नए लोग होते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं होता आरसीएम के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, एजुकेशन जीरो होती है हमारी, तो उस वक्त क्या होता है, छोड़ने का मन करता है कि कौन ये मगजमारी करेगा ना, लोग ये ना सुनेगा। मतलब जो सबसे खास था वही भगा रहा है अपने घर से ना, और सुनना ही नहीं चाहता, अपने पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। कभी दिखता है रास्ते में तो रास्ता बदल देता है वो, ये होता है ना। फोन नहीं उठाता है कभी कभी, तो फीलिंग थोड़ी सी बुरी लगती है ना कि सबसे खास दोस्त मेरा फोन नहीं उठा रहा है, घर का रास्ता बदल दे रहा है ना वो, मैं आ जाऊं तो उठ के चला जा रहा है कहीं पे, ऐसा सीन। तो ये सबसे पहला रीजन हो सकता है। सेकेंड चीज आती है कि हमें डर बहुत लगता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। सेकेंड चीज जो रोकती है हमें वो है डर, है ना। मेरी पढ़ाई लिखाई टीवाई बीकॉम है, 14.5 क्लास बोलता हूँ मैं, 14.5 इसलिए क्योंकि टीवाई बीकॉम आधा पढ़ा है मैंने, 6 महीने पढ़ा है, और 6 महीने बाद जब वाइवा एग्जाम हुई तो मैंने छोड़ दिया ना कॉलेज को अपने, क्यों, डर की वजह से, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ स्कूल कॉलेज के और मैं एक सवाल का जवाब दे सकूं, है ना। क्योंकि जिन लोग को अब तक का अनुभव फर्स्ट टाइम होगा स्टेज पे जाने का, वो मेरी बात ज्यादा समझ पाएंगे कि जब इंसान पहली बार स्टेज पे जाता है तो उसके दिल की धड़कन जो है ना, वो डायरेक्ट सुनाई देती है। डायरेक्ट ना, वो गाना है ना, धक धक करने लगा मोरा जिया डरने लगा, वो गाना इस टाइम बजता है, और अच्छे से बजता है जब इंसान पहली बार स्टेज पे जाता है, फर्स्ट टाइम, है ना। कुछ लोग ऐसे महान लोग हो सकते हैं जिन्हें डर नहीं लगता होगा स्टेज पे जाने से, तो मेरा जो अब तक का अनुभव कहता है 99% लोग ऐसे ही होते हैं, जो पहली बार स्टेज पे बुला लिया जाए किसी कारण से तो उनकी हवा निकल जाती है ना। हम गांव में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, लाइव टेस्टिंग में देखता रहता हूँ आजकल, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कुछ लोग जो फोटो खिंचवाने जाते हैं ना, वो फोटो भी डर के खिंचवाते हैं। कैमरामैन बोलता सर प्लीज सामने देखो, वो उधर देखता रहता है ऐसे ना, वो क्या है, कैमरामैन सामने देखने बोल रहा है ना, वो डर रहा है स्टेज पे जाने से। शादी के स्टेज पे जाने से भी लोग डरते हैं सर, है ना, फोटो खिंचवाने से डरते हैं ना, कहाँ देखूं कहाँ नहीं देखूं, कुछ गलती ना हो जाए, मुस्कुराने बोले तो मुस्कुराता नहीं, उल्टा टेंशन रहता है ना वो, क्या कैसे मुस्कुराऊं, वो क्या है, फियर है, एक कारण डर बनता है हमारे जीवन में, कि डर की वजह से भी हम लोग नहीं कर पाते कई लोग, और ये सब कुछ मेरे अंदर था ना। संकोच एक कारण होता है हमारे काम ना करने का, संकोच, शर्म जिसे हम कहते हैं शॉर्ट भाषा में, शॉर्ट शब्दों में। संकोच कैसा, सॉरी, कुछ लोग से पूछना चाहता हूँ मैं, ताकि आज मैं आपसे बातें करूं। कितने लोग यहाँ पे मेरे सामने 72 लोगों में से ऐसे बैठे हुए हैं जो कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बस में ट्रैवल करते हैं, हालांकि बस में चांस कम होता है, ट्रेन में हमेशा होता है। आप टिफिन लेके जाते हो ना, लंबी यात्रा होती है तो आप टिफिन लेके जाते हो, जब वो टिफिन आप लेके जाते हो और आपके अगल बगल में 4-5-6 लोग और बैठे ही होते, 8 लोग का केबिन होता है मान लीजिए, 6 और 2 साइड में। कितने लोग को टिफिन खोलते वक्त थोड़ा संकोच होता है ना कि खोलूं कि ना खोलूं, ऐसे कुछ लोग हैं तो हाथ खड़ा करो, डिजिटल फिजिकल। टिफिन खोलते वक्त अपना टिफिन अपने घर से बना के लाए हो, वो चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो ना, आप खाने जो खोलना चाहते हो खोलते वक्त संकोच होता है, हाँ या ना। मैं उस कैटेगरी का इंसान हूँ ना। मैंने जब आरसीएम स्टार्ट किया और कई बार शुरुआत में दिल्ली यूपी बिहार जाता था मैं, मेरी टिफिन जो मुंबई से पैक होती थी वो भरी हुई टिफिन दिल्ली पहुंचती थी ना, भरी हुई, सोच के देखिए, है ना। एक बार भरी, दूसरी बार भरी हुई, तब मेरे फैमिली को मना करना शुरू किया कि मत दो टिफिन ना मुझे, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं खोल नहीं पाता हूँ टिफिन रास्ते में, वो बंद का बंद ही पहुंचता है, फिर किसी गाय को या किसी बकरी जो मिल जाए रास्ते में, किसी को खिलाना पड़ता है रास्ते में ना मुझे। तो ये मेरे साथ है, संकोच जिसे हम कहते हैं ना, संकोच इंसान में हूँ। एक रीजन और हो सकता है कि कुछ लोग, जिन लोगों को बात करने में शर्म आती है, बात कर बहुत इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना अंग्रेजी में शब्द, एक अंतर्मुखी हिंदी में समझे तो, भाई लोगों से बात करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं फील करते। यहाँ अशोक जी हमारे सामने बैठे हैं, ये तो मतलब जहाँ देखो वहाँ वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये बात करने में एक्सपर्ट इंसान है, मैं अगर उनको जज करता हूँ तो। अब अशोक जी ऐसे इंसान जो लगातार बात करने में एक्सपर्ट है, बाबा जी को तो बंद करवाना पड़ता है, मान लो तो डबल ट्रिपल कितना एक्सपर्ट बोले पता नहीं ना, उनको तो उल्टा बंद करवाना पड़ता है हमको ना, सर बाबा जी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, है ना। तो ये, पर मैं किस कैटेगरी में हूँ, मेरे साथ अगर आप यात्रा करेंगे कभी
अगर आपकी जुबान से बातें निकल रही हैं तो मैं जवाब दूंगा, हाँ सर, ऐसा सर, वैसा सर। अगर आप चुप हो गए तो यकीन मानिए 2 मिनट बाद मैं भी चुप हो जाऊंगा। अगर आपकी आवाज बंद हुई, क्योंकि बीच में कुछ समय पहले हमारे स्कूल के दोस्तों के साथ मीटिंग की मैंने, मतलब कई साल बाद, लगभग 25 साल बाद, शायद 22-25 साल बाद लोगों से मुलाकात की। 10वीं क्लास जहाँ तक पढ़ा था मैं, उनसे ना कुछ घंटों के लिए मुंबई में गया था मैं काम से, तो वहीं मुलाकात की मैंने उनसे। 22-22 साल बाद उन लोगों से मिला मैं। तो वहाँ जो कुछ लड़कियां थी, कुछ स्टूडेंट्स थे, हमारे जो दोस्त हैं, वो बोलते जी तो कुछ बोलना। तो पहले वो लोग बोल रहे थे, चुप हो गए। जब मेरी बारी आई कुछ बोलने की, बोला कुछ बोलेगा नहीं क्या? मतलब नहीं, तुम लोग बोल रहे हो ना, अच्छा लग रहा है, तुम लोग चुप होकर मैं भी चुप हो जाऊंगा ना। तुम अच्छा कर बोलते रहो, तुम्हारा आवाज बंद तो मेरा भी बंद हो जाएगा ना, उससे बेटर आप बोलते रहो, मैं भी बोलता रहूंगा बीच बीच में। तो ये चीज मेरे साथ है। ऐसे आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ना कि लोगों से बात करने में संकोच लगता है, क्या बात करे क्या नहीं करे। ऐसा मैं हूं ना। तो लेकिन आरसीएम की बात अगर आप करना चाहें तो मैं घंटों बातें कर सकता हूँ ना। विषय चाहिए आरसीएम खाली, बस। आरसीएम के अलावा आप बात करना चाहते हैं मुझसे तो आप ऐसा मान चले कि बात मेरे से हो ही नहीं पाएगी ना। और कुछ लोग सफर, आदरणीय राहुल कामले सर हमारे साथ सफर कर चुके हैं। एक बार तालियां राहुल सर के लिए हो जाए, क्योंकि यूपी टूर पे एक बार जाने का मुझे मौका मिला था। और यूपी की यात्रा 24 घंटे, 25 घंटे, 26 घंटे मिनिमम होती है। और उन 26-26 घंटों की यात्रा में राहुल सर को भी पता है कि जीतू भाई ने कोई बात नहीं की था। थोड़ी बहुत हाय हेलो काम की बात जो हुई सर ने की, प्लस सर फिर बिजी थे पीपीटी वगैरह बनाने में। तो मैंने 26 घंटे शांति से बिता के मैं यूपी पहुंचा हूँ सर। किसके साथ? सोचो, अपने सबसे बड़ी अपलाइन के साथ था। शायद कुछ ही आधा घंटा मुश्किल से बात की यूपी यात्रा में। मैं उस कैटेगरी में, ये भी कारण बनता है कि हम नहीं कर पाते ना, डर, संकोच लगता है, क्या बात करें, कैसे बात करें, शुरुआत कहाँ से करें। ये सारे ऐसे न जाने कितने कारण होंगे हमारे भीतर, जिसकी वजह से हम से नहीं कर पाते हैं। और जो सब महत्वपूर्ण जो बात आती है हम जैसे लोगों के लिए, जहाँ पे लगता है कि चल घर में ठीक ठाक पैसा है ना, सब कुछ चल तो रहा है ना, सबसे बड़ा चीज जो रोकता है किसी इंसान को, जो लोग ठीक ठाक पैसा कमाते हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ, या जो नहीं भी कमाते ना, क्योंकि जो 25-30 भी कमा रहा है ना, उसको लगता है मैं तो शेर हूँ यहाँ मुंबई का, तो उसको लगता है मैं तो कमा रहा हूँ ना, मस्त, क्यों मुझे मगजमारी करना है। सबसे बड़ी चीज रोक लेती है वो ये कि इतनी जब 4 लोग ना करते हैं, अपने मन अपना डाउन होता है, तो लगता है ना क्यों इतना भाग रहे हो ना, आखिर में क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है घर में, आया ना। जब जब रुकावट आती है, जब जब चैलेंज आता है आरसीएम करते वक्त, तो दिमाग और दिल क्या बोलता है कि क्यों भाग रहे हो ना, क्या कमी है? सब कुछ तो चल रहा है ना, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। लेकिन सतीश पंडित जी ने एक बात सिखा रखी है मुझे। पंडित जी एक सवाल पूछते थे मीटिंग के अंदर, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी। क्या अगर आरसीएम बिजनेस, आरसीएम अभियान आपके जीवन में नहीं होता तो क्या आपका घर नहीं चलता? जवाब है चलता। चल रहा था पहले भी, आज भी चलता, कल भी चलेगा। और आरसीएम बिजनेस आपके साथ रहेगा अगर, तो क्या आपका घर नहीं चलेगा? जवाब है चलेगा, तब भी चलेगा। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि आरसीएम का ताल्लुक आपकी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी नहीं है। आरसीएम का ताल्लुक आपके फ्यूचर लाइफ से है, भविष्य से है ना। तो ये बहुत से लोग बहाना बनाते सर, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ऐसा है वैसा है। तो भैया आरसीएम अगर करना है, हमें बड़े लेवल पे जाना है, कुछ प्रोग्रेस करनी है, तो भविष्य देखना बहुत जरूरी है ना, फ्यूचर देखना बहुत जरूरी है। तो ही आप कर पाएंगे। आप आज की गलतियां, कमियां गिनाएंगे, प्रॉब्लम गिनाएंगे, चैलेंज गिनाएंगे, सर ये प्रॉब्लम, वो, अरे आरसीएम की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके जीवन में? मुझे जो लगता है कि आरसीएम की प्रॉब्लम ये है कि आरसीएम आपसे दारू छुड़वा देता है, गुटखा छुड़वा देता है, तंबाकू छुड़वा देता है, सिगरेट छुड़वा देता है ना। ये तो प्रॉब्लम है आरसीएम की, छुड़वा देता है ना। लोग चाह के भी खा नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, कल मैं बिरला मार्केट हॉल में था संडे के दिन, मीटिंग से पहले कुछ लोग को नजर देखी मैंने, चुपके से बना रहे थे ऐसे ऐसे ना। अब मैं तो पान वाले का बेटा हूँ, मुझे तो इशारा समझ में आता है ना कौन कैसे खाता पीता है। मैं बचपन देखता है तो ऐसे कोई पैकेट में हाथ डाल दे और निकाल के ऐसे खड़ा हो जाए, समझ में मुझे आ जाता है हाँ चालू हो गया इसका ना प्रोटीन और विटामिन लेना। भाई मैं तो जजमेंट लगा लेता हूँ। तो वो क्या है, वो छुप, मतलब कहने की बात क्या है, वो छुप के खा रहा है, यानी शर्म तो उसको आ रही, कैसे खाऊं ना। मौका था उसने खा लिया, पर मीटिंग के दौरान खाया क्या? जवाब है नहीं खाया। अगले 4 घंटे वो खा पाया क्या मीटिंग के अंदर? जवाब है नहीं खा पाया। और जब इंसान रोज मीटिंग करेगा, डेली किसी के घर पे जाएगा, प्लान दिखाने जाएगा, बातें करने जाएगा, तो क्या खा के जाएगा? जवाब है नहीं जाएगा खा के।
और जब नहीं खाएगा तो आज एक दिन नहीं खाएगा, फिर 2 दिन नहीं खाएगा, कल 3 दिन नहीं खाएगा, कल थोड़ा लीडर बन जाएगा, टाई लगा लेगा तो और नहीं खाएगा, कल और बड़ा लीडर बन जाएगा तो सूट पहनने आया तो बिल्कुल खाना छोड़ देगा। यानी कुछ साल में आपका ये तंबाकू गुटखा छूट जाता है सर। ये एक प्रॉब्लम है यार सिम, है ना। तो ये ऐसा अगर हो रहा तो अच्छी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ ना। और कुछ लोग कहते हैं मीटिंग आने में खर्चा होता है, 150 रुपये लगता है, ट्रेन का 20, 30, 50 रुपये लगता है, ट्रैवलिंग का 100, 200 खर्चा हो जाता है। तो आज का जो समय है, प्रेजेंट 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, एक पिज्जा मंगाना हो ना आपको तो 300 से 500 रुपये की शुरुआत होती है। आप बाहर जाके वड़ा पाव भी खाते हो ना तो 15, 20, 30, 25, 50 रुपए का आजकल वड़ा पाव बिकता है मुंबई की सड़कों पर, और आप खा ही लेते हो ना। चाय तो कहते ना अमृत जैसे है, चाय तो जहाँ खड़े हुए चाय ना दिन में, मतलब अगर 3 लोगों से मिलने जाए 2 घंटे में आप 3 चाय पी लेंगे आप घूम फिर के। खर्चा नहीं क्या वहाँ पे है सर। और क्या छोटे छोटे एक्सपेंसेस है, हम उसमें उलझे हुए हैं ना। इन सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा और उसी पे मैं आगे चर्चा करूंगा। तो साथियों नमस्कार, जय आरसीएम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया, मुंबई महाराष्ट्र से। और आज अब आपके साथ कुछ खास बातें करने वाला हूं आदरणीय रिस्पेक्टेड सतीश पंडित जी के द्वारा जो बात हमने सीखी है। और ये इस वक्त मिशन गेम चेंजर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त ना। अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज अगर हमने ध्यान पूर्वक सुन ली, दिल दिमाग में बिठा ली, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है और हमारा बिजनेस, हमारी लाइफ, हमारा क्लोजिंग, ये सब कुछ बहुत बेहतर हो सकता है ना। एक बार तालियां बज जाए इस महान शख्सियत के लिए जिन्हें हम एजुकेशन गुरु कहते हैं, है ना। इनके जितने नॉलेज है इनके पास, जितना खजाना भरा पड़ा है, इनको केवल हम सुनना शुरू कर दे तो मुझे लगता है किसी और को सुनने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, है ना। बशर्त क्या, इनकी लर्निंग को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सतीश पंडित जी की ऑडियो है, उसी से बात सीखी मैंने। उनका एक कहना था योर्स 10%, यानी आपका 10%। इस सिस्टम में हमें बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। अभी मामा जी ने मेरी तारीफ में थोड़ी बातें कर दी, तो पंडित जी की 2 लाइनें वो कहते थे कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर में देखता रहा। ऐसा कुछ हमारा हाल होता है, हम तारीफ सुनते हैं ना, हमारा हाल भी हो जाता है। हमें लगता है उस लायक तो बने नहीं, पर लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं। पर नेचर है, कोई अच्छा करते लोग अच्छा बोलते हैं आपको, लेकिन हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत यहाँ पर है। तो पंडित जी ने जो हमें सिखाया कि आपको केवल 10% काम पर फोकस करना है। हमसे गलती क्या हो रही कि हम सब कुछ करना चाह रहे हैं, सारा बोझ खुद उठाना चाह रहे हैं, जबकि सिस्टम क्या बोलता है, आप सिर्फ 10% काम करिए, 90% रोल है सिस्टम का। कल एक बहुत शानदार मीटिंग हुई हमारी कोर लीडर्स प्रो की, जो साथी थे और तालियां बजा दे राहुल सर के लिए जिन्होंने वो मीटिंग अटेंड की। और जो किसी कारण से उस मीटिंग में नहीं थे, उनको या तो अलाउड नहीं था या उन तक खबर नहीं पहुंची होगी, लेकिन आप सबके पास मौका है। अगर आप नहीं जानते कि CLP क्या है, कोर लीडर्स प्रो क्या है, तो अपनी अपलाइन से तुरंत संपर्क करिए, उनसे डिस्कशन करिए, काउंसलिंग करिए, बात करिए, पूछिए सर CLP क्या है। और जब उनकी जानकारी मिल जाए आपको, मैं एक ही बात कहूंगा, उस सिस्टम को 100% पालन करने में लग जाइए, है ना। 10 कदम का नियम उसमें है। हो सकता है 1-2 नियम आप आगे पीछे चैलेंज में रहे, लेकिन कुछ नियम बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जो बात मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। उसको अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो 90% काम तो वही है, मान लीजिए ना, सिस्टम का काम वहां पर। हमारा रोल सिर्फ 10% का है ना, प्रेजेंट रहने का। तो सतीश पंडित जी के आशीर्वाद के साथ, आदरणीय राहुल कामले, सरिता दीदी के आशीर्वाद, सभी अपलाइन, सभी टीम के आशीर्वाद, मैं आगे की बात शुरू कर रहा हूँ कि 10% में, 10% में हमारा रोल क्या है ना। अब जो बातें मैं कर रहा हूँ, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। हमारा रोल क्या है ना, इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक्चुअल में मेरा रोल क्या है और आपका रोल क्या है, वो है कि आपका रोल यहाँ पे 10% है, सिस्टम का रोल है 90%। हमें कभी कभी लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ बिजनेस को, हमेशा फील होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% रोल सिस्टम का होता है यहाँ पे। सिस्टम क्या है, 6 बेसिक 8 कार्डिनल रूल्स, है ना, 8 कोर स्टेप, 7 कार्डिनल रूल्स। कंपनी यहाँ पर बैठी हुई है, मैनेजमेंट बैठा हुआ है, मीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, सब कुछ क्या है, सिस्टम का हिस्सा है। हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं है। तो हमें अपने 10% रोल को अदा करना है, केवल जो हमारा है। हमें अपनी लाइन की बातों को मानना चाहिए, ना कि अपना ओपिनियन वहां डालना चाहिए। एग्जाम्पल को मैं दूं, 10% की कैटेगरी में जो नोट्स बना रहे हैं आप, उसमें लिखिए आप कि योर ओपिनियन है, आपका जो ओपिनियन है वो 10% होना चाहिए, और आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का ओपिनियन 90% होना चाहिए। जो बातें हमें ऊपर सिखाई जाती हैं, आदरणीय राहुल सर हमें सिखाते हैं, कई बार कोई सीनियर अपलाइन आके सिखाता है, आपके जस्ट अपलाइन में कोई होता होगा, वो सिखाता है, उनकी ओपिनियन को मानना है।
ना कि अपना ओपिनियन वहाँ पे लगा देना सर ऐसा नहीं ऐसा। कई बार होता है अपलाइन सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, गाइड करता है हमें, और हम क्या बोलते हैं सर ऐसा नहीं ऐसा। देखिए कोई एडवाइस देना ठीक बात है, हम नहीं कहते एडवाइस नहीं देना आज के में, एडवाइस का वेलकम होता है यहाँ पे, लेकिन हमारे अपलाइन के पास अनुभव है। तो अगर आपका सीनियर अपलाइन आपसे ऊपर है, हो सकता है 1 दिन पुराना हो आपसे, हो सकता है 1 साल पुराना हो आपसे, हो सकता है 10 साल पुराना हो। इसका मतलब क्या है, अगर 1 दिन भी बड़ा अपलाइन आपका है या 1 घंटे भी बड़ा है ना, हो सकता है आपने 6 बजे ज्वाइन किया और आपके अपलाइन ने 5 बजे ज्वाइन किया, तो 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे गैप है, यानी उसका अनुभव आपसे कुछ घंटे कुछ मिनट तो ज्यादा है ही, इसलिए उससे अपलाइन से मानना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो योज 10% का जो हमारे ओपिनियन की बात जब आएगी, कि हमारे राय की जब बात आएगी, इसके बारे में एग्जाम्पल आपको दूं तो आप सब यहाँ बैठे मेरे सामने देखिए, अगर हमारा ओपिनियन इतना अच्छा होता तो हम पहले से लाखों रुपए कमा रहे होते, यस या नो? अगर हमारा ओपिनियन इतना अच्छा, हम इतने समझदार होते, तो क्या हम पहले से कमा नहीं रहे होते? कमा रहे होते। अगर हम आज नहीं कमा रहे हैं किसी भी कारण से, हम 1 लाख 2 लाख नहीं कमा रहे किसी भी कारण से, तो हमें अपने उस अपलाइन की बात को मानना चाहिए जो यहाँ से कमा रहा है, हमें उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात में कहूँ तो हमारा ओपिनियन 10% रखिए, आपके अपलाइन जैसा गाइड करे वैसा आपको करना चाहिए। लिस्ट में हम जाएं, एक सेकेंड ना, सब कुछ चैलेंज आ रहा है यहाँ पे, मैं देख लूं क्या चैलेंज है। 11 सेकेंड में स्क्रीन आते हैं मुझे बता दीजिएगा। दीपाली मैम स्क्रीन आ गई है? ऐसा कर दो, हाथ दिखा दो बस। यस, ओमकार जी स्क्रीन आ गई है? यस दीपाली मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट जो योज 10% का टॉपिक जो लर्निंग है हमारा, वो है आपकी जो बड़ी इनकम है। आपकी बड़ी इनकम में आपकी लाइफ लाइन का रोल 10% होता है और आपके अपलाइन रोल 90% होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे ना, कि सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, इनकम तो टीम से आती है, लोगों से आती है, नेटवर्क से आती है, डाउनलाइन से आती है, लाइफ लाइन से आती है, तो इसमें रोल 10% कैसे? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ आज। छोटी इनकम ना, जहां हम 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की बात करते हैं आपसे, आपको 2000, 5000, 10,000 कमाना तो बेशक वो लाइफलाइन से ही आएगा, लेकिन अगर आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की यात्रा करनी है, तो उसमें आपके अपलाइन के सहयोग के बिना, आपके अपलाइन के गाइडेंस के बिना, आपके अपलाइन के इन्वॉल्व हुए बिना वो इनकम नहीं आती है। इस बात को आप मान लीजिए। आप मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा पाएंगे जिसके ऊपर उसके अपलाइन का हाथ ना हो, सपोर्ट ना हो, गाइडेंस ना हो, मेंटरशिप ना हो, और वो लाखों की इनकम कमा रहा हो ना। 1% मतलब 0.1% पूरे आरसीएम अभियान में ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री ना, यहाँ पे 2 लाख का बिजनेस होता है, 2 लाख चल जाए तो काम हो जाता है। ऐसे 1% भी लोग नहीं होंगे, 99.999 कर दूं मैं तो भी मैं बात सही होगी ये वाली, कि अपलाइन के सहयोग के बिना। आज देखिए, अगर मैं कामयाब हूँ, मनोज मौर्य से मेरे अपलाइन में वो कामयाब है, सुनील दुर्गोले जी की बात मैं करूँ, कामेंटिन जी की बात करूँ, ये सब कामयाब लोग जो आपके सामने दिखते हैं, तो आप गौर से देखिएगा ना, ये हर बार हर जगह राहुल सर के नजदीक दिखाई देते हैं आपको। उनके हर मीटिंग में, हर जूम मीटिंग में, हर प्लानिंग में वो नजर आते हैं आपको। वो रीजन है। अगर जिन जिन लोगों के साथ राहुल जी का कनेक्शन नहीं है, वो लोग की यात्रा थोड़ी कम हो सकती है, उनकी इनकम थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन जिनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट सर के साथ होगा, अपलाइन के साथ होगा, उनकी इनकम में। और ये बात आपके टीम पर भी लागू है ना, आपको जहां आपका लेवल बिगिनर का है, स्टार्टर का है, ओपनर का, ईगल का, रनर विनर का है, स्टार पिन का है, वहां भी देखिए कि आपका टेक्निकल जिन लोगों के साथ इन्वॉल्व ज्यादा है, जो लोग उनकी ज्यादा बात मानते हैं, उनकी लेवल, उनकी इनकम बढ़ रही है, यस या नो? सोच के देखिए आप। रुका हुआ कौन है? जो टच में नहीं है ना अपलाइन के, वो टीम 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 कर रहा है ना, वो ज्वाइनिंग 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 कर रहा है ना, होम मीटिंग कर रहा है, 1-to-1 कर रहा है, वो खुद कर रहा है, अपलाइन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, उनकी गाइडेंस वहां पर नहीं है, तो वहां पे इनकम कम आती है सर। तो आपकी बड़ी इनकम के लिए, मैंने इस लोग पर लिखा है इनकम नहीं, बिग इनकम, कि आपकी बड़ी इनकम के लिए आपकी लाइफ लाइन का रोल सिर्फ 10% होता है, 90% होता है आप। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपका ध्यान आपके खुद के चेक पे, अगर आप अच्छा और जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, बड़ी इनकम पे जाना चाहते हैं, आप बड़ी अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपका खुद का ध्यान जो है वो आपके खुद के चेक पे ना होके नीचे आपकी टीम जो लाइफ लाइन है
उसके चेक पे ज्यादा होनी चाहिए। 90% आपका ध्यान जो होना चाहिए टीम के चेक पे और 10% होना चाहिए खुद के चेक पे। हम नहीं कहते कि आप खुद का ध्यान मत दीजिए, पर अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आपका चेक का कंसंट्रेशन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सतीश जी कहते थे अगर आपकी टीम के किसी ने व्यक्ति ने बिजनेस किया है 9500 पीवी का, मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, मैं पंडित जी के शब्द आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर आपकी टीम में किसी साथी ने बिजनेस भेजा 9500 रुपए का, तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। क्लोजिंग के वक्त आपको नींद नहीं आनी चाहिए कि इसका 10,000 क्यों नहीं हुआ। उसका 10,000 करवाने के लिए आपको जोर लगाना चाहिए ताकि उसका स्लैब मिस ना हो। और सोचिए कितनी छोटी सी बात पंडित जी बता गए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। इस बात का ज्ञान जिसको हो जाता है वो कामयाब हो जाता है। और पंडित जी इतने कम समय बड़े कामयाब गए तो शायद उन्होंने इन चीजों को फोकस किया। जो सिखा रहा सीखा भी होगा तभी सिखा रहा था। तो पंडित जी ने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। हमने से गलतियां क्या होती है, मैं कई बार अपने टीम में चेक करता हूँ, कई लोग का बिजनेस 19,900 पे रुक जाता है ना, और लीडर का ही स्लैब छूट जाता है। कई बार किसी का 9,700 पे रहता है, कई बार किसी का 10 रुपया, किसी का 15 रुपए से बिजनेस छूटता है, कई बार 200 रुपए से ना। और मुझे लगता है बात में कैसा क्या चल रहा है ना, ये क्या हो रहा है। क्योंकि आज जो लेवल मेरा मान लीजिए बड़ा लेवल पे मैं बिजनेस बड़ा है, तो मैं एकदम डीप डाउन में नहीं जा पाता, या किसी भी लेग में एंट्री नहीं करके मैं चेक नहीं कर पाता कहाँ क्या चल रहा है। वो तो जब क्लोजिंग के बाद पेपर वर्क करने बैठता हूँ मैं, क्या बिजनेस कंडीशन वहां पे था, कौन 10 पे था, कौन 20 पे था, कौन 40 पे, तब नजर आता है कुछ गलतियां हुई है वहां पे। और ये देखने मिलता है सर, ये क्या है, ये हमारी मिस्टेक, हमारी गलती हो सकती है। तो हमें अपना पूरा फोकस रखना चाहिए 90% टीम के चेक पे, ना हमारे चेक पे। नेक्स्ट है बोलना 10% है, सुनना 90% है। देखिए कामयाबी का राज है, तो मैंने कहा मैं बोलता कम हूँ, और मैं इस पॉइंट में स्टार्टिंग से मान लो फिट हूँ ना, इसमें मैं शुरू से फिट हूँ इस पेज के ऊपर कि हाँ मैं सुनता ज्यादा हूँ, बोलता कम हूँ। अगर कुछ लोग मुझे कमेंट कर सर आप बोलते अच्छा हो, ज्यादा हूँ। अगर मैं बोलता अच्छा हूँ उसका एक ही रीजन क्या है, मैं सुनता ज्यादा हूँ। मैं मीटिंग सुनता हूँ, वेबिनार सुनता हूँ, जूम पे मीटिंग सुनता हूँ, ऑडियो सुनता हूँ, किताबें कुछ पढ़ लेता हूँ। किताब पढ़ना भी तो सुनना ही है ना, हम खुद को पढ़ रहे होते हैं और सामने को अपनी आवाज में सुन रहे होते हैं ना, मन ही मन। तो मैं सुनता ज्यादा हूँ, इसमें बोल ठीक ठाक पाता हूँ ना, अच्छा तो नहीं कहता लेकिन ठीक ठाक बोल लेता हूँ मैं। तो अगर आप भी चाहते कि आप अच्छा बोलें, क्योंकि जो आप सुनेंगे वही तो बोलेंगे। एक मेडिकल फैक्ट बताते थे पंडित जी, कुछ लोग का ऐसा कहना है, ऐसा लोग का मानना होता है कि ईश्वर कई बार ऐसी गलती करता है कि वो कुछ बच्चों को बचपन से बहरा और गूंगा बनाता है ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, स्टडी है ना, साइंस की बहुत बड़ी स्टडी है। ईश्वर बहुत से लोगों को बचपन से गूंगा और बहरा बनाता है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। ये बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, लेकिन साइंस क्या बोलता है, डॉक्टर्स क्या बोलता है, मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि ईश्वर किसी को बचपन से गूंगा नहीं बनाता। बहुत रेयर केस हो सकता है, वो नहीं बनाता गूंगा किसी को, लेकिन बचपन से किसी बच्चे को जो बहरा पैदा हुआ है ना, वो सिर्फ बहरा पैदा करता है। साइंस, मेडिकल साइंस ये बोलती है। अब वो बहरा पैदा हुआ, सुनाई देता नहीं उसको, और जो सुन नहीं पाता वो बोल नहीं पाता। वो गूंगा किस वजह से हो गया पता है, कि उसके सुनने की ताकत बचपन से नहीं थी, जो वो सुन ही नहीं रहा तो बोलेगा क्या वो। तो ईश्वर कुछ लोगों को केवल बहरा बनाता है, लेकिन सुनना पहली शर्त है बोलने के लिए। वो इसलिए बोल नहीं पाता क्योंकि वो सुनता ही नहीं बचपन से ना, उसको आवाज मालूम ही नहीं क्या होती है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, हम अगर अच्छा प्लान नहीं दिखा पा रहे, हम लोगों से अच्छी बातें नहीं कर पा रहे, हम किसी को अच्छा प्रोडक्ट समझा नहीं पा रहे, हम किसी को डेमो नहीं दिखा पा रहे, इसका मतलब क्या है, हम देख और सुन कम रहे, है ना। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, अगर आप अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं, अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर मैं कुछ 2-4 लाइनें शायरी सुना देता हूँ आपको, आप खुश हो जाते हो ना, यस क्या क्या बात है सर, सुनाओ ना बोलते हो आप। इसका मतलब क्या है, सुना है बहुत मैंने, सुना है तब बोलना सीखा है। तो आपको यहाँ पे सुनना ज्यादा जरूरी है। पंडित जी तो एग्जाम्पल देते, किसी मूवी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एक मूवी में सुनना, अभी कैसे डॉक्टर्स का जो बिजनेस चलता है ना, देखिए काउंसलिंग से हम कहते हैं, जैसे हम सब न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, तो हम काउंसलर होने के नाते हमारा रोल क्या है। अगर आप आरसीएम को छोड़ के बाहर चले, न्यूट्री चार्ज की बात नहीं कर रहा मैं, अगर किसी बाहर डॉक्टर से मिलने जाए, काउंसलर से मिलने जाए, वो आपका 15-20 मिनट काउंसलिंग करता है, आधे घंटे काउंसलिंग करता है, उसका फीस लेता है। वो फीस किस बात के ले रहा है पता है आपको, सुनने के ले रहा है। वो आपको सुन रहा है ना, उसकी फीस लेता है वो।
तो सुनना एक अलग मैटर है यहाँ पर है। और उसी तरह से यहाँ पे हम कहेंगे अगर आप भी सुनने में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप भी आगे जाके बोलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पर है योस 10% में, वो है सिखाना 10% है, सीखना 90% है। देखिए मैं अगर सुबह की मीटिंग अटेंड करता हूँ तो मैं कई लोग को ऑब्जर्व करता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है ना, कौन चाय पी रहा है, मैं भी देखता हूँ ना यहाँ पे कौन कौन वीडियो ऑन करके साथ चाय भी पी रहा है, कुछ लोग वीडियो बंद करके खाना खाने बैठ जाते हैं ना, ये सब क्या ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये अगर हम सिखाने की जो बात जब आती है तो हमें अपना दिमाग 10% रखना चाहिए और सीखने पे 90% रखना चाहिए, है ना। अगर मैं अच्छे से रह पाया, मैंने टाई लगाना सीखा, आईडी कार्ड गले में डाला, मैंने पैंट पहनना सीखा, मैंने बेल्ट लगाया, उस पर शूज पहना, सॉक्स डाले, अपनी पर्सनैलिटी को अपडेट किया, ऐसा मतलब क्या था, मैंने सीखा है ना। मैंने डे 1 से राहुल सर ने मुझे देखा है, ऑब्जर्व किया है, मेरी टाई मैं घर से लगा के निकलता हूँ और घर पे आने तक पहनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग हॉल में पहुंचूंगा, क्योंकि 90% लोग मेरे सामने ऐसे आज तक मिले मुझे, 90 से ज्यादा भी हो सकते हैं वो, 90% तो गारंटेड बोल रहा हूँ मैं आपको ना। 90% लोग ऐसे होते हैं मीटिंग में जो आते हैं, वो हॉल के नीचे पहुंचेंगे, बैग खोलेंगे अपना, उसमें से टाई निकालेंगे, वहां पे टाई पहनेंगे, टाई पहने नहीं आती होगी तो किसी और से बोलेंगे सर थोड़ा बांध बना दीजिए ना इसको, है ना। कुछ लोगों ने टाई को टाई नहीं, फांसी का फंदा बना के रखा हुआ है ना। देखिए कुछ कहीं कहीं इमरजेंसी हो सकती है, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टाई खोलते ही नहीं है ना। एक बार किसी ने बना के दे दिया है, उसको आगे से खोलेंगे, निकाल के गले से ऊपर से रख देंगे ना उसको, और फिर कब मीटिंग होगी तो बैग से निकालेंगे और पहनेंगे, टाइट कर देंगे, बस इतना काम है। ये क्या है, आप सीख रहे हो क्या? जवाब है नहीं, आप सीख नहीं रहे, लर्निंग मोड में नहीं हो आप ना। हमें यहाँ पे हमारा बिजनेस जो है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट का है, लेकिन लर्निंग पे ध्यान हमारा 90% होना चाहिए। टीचिंग तो ऑटोमेटिक चलेगी। देखिए जब मीटिंग सेमिनार की बात आती है, लोग मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, और रीजन क्या देते हैं, सर मेरा एक प्लान था ना, सर मेरी एक होम मीटिंग थी, सर मैं 2 लोगों से मिलने गया था। लेकिन आपको मैं बता दूं, पंडित जी ने कई साल पहले बात क्लियर कर दी कि जो कहीं बाहर जाके सिखा रहे हैं ना किसी को, सेमिनार में नहीं आ रहे, कहाँ जा रहे, वो खुद सिखाने चले गए कहीं पे, बड़ी मीटिंग में नहीं आ रहे वो, तो सिखाना कर रहे हैं वो 10%, मतलब कैटेगरी जो उनको लग रहा है मैं 90% कर रहा हूँ, एक्चुअल वो 10% काम कर रहे हैं ना, एक सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन 10% काम उनका होगा। पर जो लोग बड़े सेमिनार में आके सीखें, बिजनेस चलेगा किसका, जो मीटिंग सेमिनार में होगा। देखिए जिनको आप सिखाना चाह रहे हो, अगर आप सीखने वाले मोड में होते, अगर आप लर्निंग मोड में होते, तो आप कहाँ होते, संडे के दिन किसी मीटिंग में होते, यस या नो, अगर आपके आसपास मीटिंग है तो। अगर आप मीटिंग हॉल में होते तो आपके लोग कहाँ होते, वो भी मीटिंग हॉल में होते, और वो वहां होते तो बिजनेस ज्यादा बढ़ता कि कम बढ़ता? ज्यादा बढ़ता, है ना। सतीश पंडित जी एक बात यहाँ भी कहते थे कि आपको अपनी टीम को कभी भी ये महसूस नहीं करवाना है कि आरसीएम का जो अल्टीमेट नॉलेज का जो जरिया है वो आप हैं। इसको आप लिख लीजिए ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने में टाइम लग सकता है। पंडित जी क्या बोले कि आप अपनी टीम को इस बात का एहसास कभी मत होने दीजिए कि आप आरसीएम के एजुकेशन का एकमात्र जरिया खुद हैं, है ना। आप ही डायरेक्ट सोर्स है उसका, ऐसा उसको एहसास नहीं होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ट्रैक पे होना पड़ेगा कि भैया मीटिंग है तो मैं मीटिंग में मिलूंगा ना, आपको वहीं पर आना है। हमसे जो बड़ी गलती होती है कि हम खुद मीटिंग में नहीं होते, उस वजह से टीम मीटिंग में नहीं होती है और टीम सीख नहीं पाती है ना। तो ये बात बहुत मुझे लगता है कि अच्छी है मेरे हिसाब से। आप भी ऐसा करिए, कभी भी मीटिंग सेमिनार मिस मत करिए। मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी 1-to-1 में या होम मीटिंग में लीडर पैदा हुआ होगा। लीडर मिलता है वहां से ना, ज्वाइनिंग आती है वहां से, लीडर मिलता है वहां से, और लीडर बिना सेमिनार गए बनता नहीं है, बिना मीटिंग गए बनता नहीं है। उसके अंदर का हनुमान बिना बड़े प्रोग्राम के, बिना माहौल के जागता नहीं है ना, सोया रहता है वो। तो आपको बड़ी मीटिंग में सीखने के मोड पर। नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि और अंतर्दृष्टि, से हम साइट और विजन बोलते हैं। हमारी दृष्टि है 10% और अंतर्दृष्टि या दूरदृष्टि हम इसे कहें, विजन कहें, वो है 90%। इनका रोल अलग अलग है। जिन लोगों को चैलेंज ज्यादा आ रहा है उसका एक ही मतलब है, उनका ध्यान जो है वो प्रेजेंट पर है ना, उनकी दृष्टि काम कर रही है, उनकी अंतर्दृष्टि काम नहीं कर रही है। अंतर